आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का ज्योग्राफी का जो है आपका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने चैप्टर वाइज देख ही लिया है, ठीक है। लेकिन काफी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखा होगा, जरूर देखिए जाकर। इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, आपकी फर्स्ट जो बुक है भौतिक भूगोल वाली, ठीक है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का नाम है। इस बुक से हम पूरा बुक को जो है हम फुल सिलेबस जो है वीडियोस देख फुल सिलेबस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी निकलने वाला है, ठीक है, वो देखने वाले। पूरा का पूरा हम देखेंगे। काफी लंबी हो सकती है वीडियो, और साथ ही मैं आपको जो है क्वेश्चंस विद आंसर जो है डिफाइन करूंगा कि किस तरह से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इस बुक में, ठीक है। तो फुल जो है आपका सिलेबस होने वाला है इसमें फर्स्ट बुक का। तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, अंत तक देखिए। चैप्टर को आपको चैप्टर वाइज नहीं बताया गया इसमें इसमें पूरा आपका जो है फर्स्ट बुक लिया गया है, और ये पूरा जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है निकलेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम आगे पहुंचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो बोला गया है कि सौरमंडल को जीवनदायिनी जो है परत किस क्यों कहा जाता है, आपको ये बताना है। जो सौरमंडल है उसको जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है, ये मैंने कई बार आपको समझा रखा है क्वेश्चन। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस का एक्सप्लेन जो है मैं पूरी तरह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चंस लगभग जो है सभी क्वेश्चन जो भी आएंगे मैंने 3 से 4 बार एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को तो ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आंसर नहीं लेता तो काफी बच्चे ये कहते कि सर आंसर नहीं दिया आपने, ठीक है। तो मैंने आंसर तो ले लिया, लेकिन एक्सप्लेन में पूरी तरह नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कई बार ऑलरेडी कर रखा। आपका सैंपल पेपर हो गया, ठीक है। एक चीज और, प्रैक्टिस पेपर जो है आपका बनाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं देखा हो प्रैक्टिस पेपर, टोटल 3 प्रैक्टिस पेपर, ये सैंपल पेपर जिसे आप कहते हैं, वो करवा रखा है हमने ज्योग्राफी का टर्म 2 के लिए, तो जरूर देखे जाकर। पहले हम इस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो है क्वेश्चन जो निकलने वाले हैं फर्स्ट बुक से, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है सौरमंडल, जो कि सबसे निचली परत है, उसको जो जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इसी में क्या होता है, वायु का चलना होता है, वर्षा होना, बिजली का चमकना और मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है इसी परत में होती है। इस कारण जो है इसे जो है हम सौरमंडल का को जो है जीवनदायिनी परत कहते हैं। आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में धूल कणों के आपको महत्व बताने। धूल कणों का क्या महत्व है। देखिए, वायुमंडल जो है हमारा, वायुमंडल ये आपकी धरती हो गई, यहाँ पे पूरा वायुमंडल है जो ऊपर का भाग, ठीक है, ये वायुमंडल है। तो इसके अंदर धूल कण का क्या महत्व होता है। तो धूल कण जो है, धूल कणों की वजह से जो है बादल बनते हैं, और वही जाकर जो है बारिश होते हैं, ठीक है, बारिश करते हैं। देखते हैं हम इसको। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनमें जो है सूक्ष्म मिट्टी होते हैं, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिख, राख तथा उल्कापात के कण, ये सब मिले होते हैं इसमें। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया से जो है बादल बनते हैं और वर्षा होती है। और धूल कण जो है सूर्य तप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, तो धूल कणों की वजह से वो आ तो जाती है, लेकिन वापिस लौटा देते हैं धूल कण, ठीक है। आती है लेकिन वापिस लौटा देते हैं धूल कण, और जो रोशनी होती है उसको भी कम कर देते हैं, रोकते हैं ये। और ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है आकाश में लाल तथा नारंगी रंग की जो है घटाओं का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिने क्वेश्चंस लिए हैं 20 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के संगठन की आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो वायुमंडल के संगठन में आप वायुमंडल, जल वाष्प और धूल कण, वायुमंडल के संगठनों में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायुमंडल एक्सप्लेन करें तो इसमें जो है गैसों के बारे में आप बता देंगे। वहां पर जो है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है इसमें, ठीक है। और कुछ अन्य गैसें भी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और ओजोन आदि जो है गैस जो है, इनका अपना महत्व रहता है, ठीक है। जलवाष्प में क्या होगा, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है। जहां देखिए आप पानी होगा, वहां उसके ऊपर निर्भर करेगा ना कि वो कहां पर है, समुद्र से कितनी दूर पर है, वो समुद्र के पास है तो वहां पे ज्यादा होगा। तो जलवाष्प सूर्य तप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी पर उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह जो पृथ्वी को अधिक गर्म और ठंडा भी नहीं होने देता है। और धूल कण, आपको जैसा कि मैंने बताया, धूल कण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्र का कार्य करते हैं, और मेघों के निर्माण में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की संरचना का आपको वर्णन करना है। तो वायुमंडल की संरचना में सबसे पहला सौरमंडल,
आप बता देंगे। यहाँ पर फिर सब ताप मंडल आ जाएगा, तीसरा सब मध्य मंडल, आयन मंडल, और लास्ट आता है आपका बाह्य मंडल। ठीक है, अब इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे सोम मंडल है 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई जो है भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है वो इसी जो सौर मंडल है इसी में होती है, और इसे जो है जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आगे दूसरे पे है समताप मंडल, तो ये 50 किलोमीटर तक विस्तृत होता है। इसका जो निचला भाग है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको सप्ताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो तापमान में वृद्धि होती है, इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, जो सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोकता है, अवशोषित करता है। मध्य मंडल आता है आपका तीसरा, तो ये इसका जो है 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार है इसका, और इस परत में जो है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आता है, गिरावट। आयन मंडल है, आयन मंडल 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होता है, और इसमें क्या होता है, यहाँ उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके जो पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। और लास्ट जो है आपका बाह्य मंडल, सबसे ऊपरी परत जिसे आप कहते हैं, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसे बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है और जो धीरे धीरे ब्रह्मा अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर आप कर लेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा। वायुमंडल जो है सूर्य ताप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन कई बार बताया कि जो हमारी धरती है, धरती के ऊपर जो वायुमंडल है, जो आसमान है, धरती के ऊपर ही का हिस्सा वायुमंडल, तो वो अधिक गर्म होता है। सूर्य जो है सूर्य की किरणों से नहीं होता है, बल्कि जो हमारी धरती है उससे बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वायुमंडल। तो देखिए, सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती है ये डायरेक्ट जो है इसके ऊपर वायुमंडल पे आती है, लेकिन ये जो है इसको निकल जाती है, ये सोख नहीं पाता है वायुमंडल, और डायरेक्ट जो है वो धरती पे आ जाता है। तो धरती गर्म होगा तो मेनली सी बात है ये गर्म होने लग जाएगा, तो इससे जो है गर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एल्बिडो, उसको परिभाषित करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आंसर को देखो तो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण की 27 इकाइयां बादलों के ऊपरी छोर से 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परिवर्तित होकर लौट जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ये परावर्तित मात्रा 49 इकाइयों के रूप में होती है। तो एल्बिडो कुछ इस तरह आप कर लेंगे। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मानसूनी जो पवने होती है उसे किसे कहते हैं और उसकी 3 विशेषता। तो मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु, और इसकी 3 विशेषताएं देखें तो आप आते हैं मानसूनी पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार जो है उलट जाती है, बिल्कुल उलट जाती है। ये पवने जो है ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर, और शीत ऋतु में क्या है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर चलती है 6-6 महीने। इन पवनों के 2 वर्ग है, ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में चलती है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, आर्द्रता किसे कहते हैं और इसके 3 प्रकार। तो आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ही क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। आर्द्रता निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। 3 प्रकार है। यहाँ पे निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसे प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता क्या है, वायु की प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, और इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता तीसरा प्रकार है, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है, जैसे सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता प्लस में आर्द्रता की सहन शक्ति इंटू 100। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से जो है इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाए। बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, धूल कणों के माध्यम से ही क्या बनता है, बादल। ठीक है, महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है।
चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए उनके विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला पक्षाम मेघ, दूसरा कपासी मेघ, तीसरा है स्तरी मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। 4 इसके वर्ग है। ठीक है, तो इनको 4 भागों में जो है बांटा जाता है। सबसे पहला जो पक्षाम मेघ है, इनका निर्माण जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले होते, बिखरे और हुए होते हैं और पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कपासी जो होते हैं ये रुई के समान होते हैं और ये 4 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे होते हैं और इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं। आगे जो है स्तरी मेघ, तो ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग में फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के हार्स या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा मेघ ये काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्यम स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा मेघ छोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति जो है होती है। ये 4 मूल रूप से जो बादल जो मिलकर जो है निम्नलिखित रूपों के बादल का निर्माण करते हैं: ऊंचे बादल, मध्यम और कम ऊंचाई वाले बादल। तो यहाँ पे बादल कैसे बनते हैं आपको समझ आ गया और उसके 4 रूप आपने देख लिए। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पे। महासागरीय जल की लवणता किन कारकों के ऊपर प्रभावित होती है? लवणता के क्षैतिज वितरण का आपको वर्णन करना है। तो महासागर जल की लवणता वो किन कारकों को प्रभावित करती है? तो देखिए, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मात्रा में लवणता पाई जाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है: जल की आपूर्ति, वाष्पीकरण की मात्रा और महासागरीय धारा। ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है। नदियों की मुहाने पर लवणता कम मिलती है। जैसे नदी होता है उसका जो मुंह होता है, जो ये भाग ये वाला, ठीक है, जो इधर इधर होता है पास पास में, तो वहां क्या होता है, कम लवणता यानी कम नमकीन सा मिलेगा। लेकिन जो बीच में है वो जाके जो है ज्यादा हो जाता है। वाष्पीकरण की मात्रा, ध्रुवों में उच्च अक्षांश पर कम, जबकि कर्क एवं मकर वृत्त पर जो है अधिक वाष्पीकरण होता है। जहां वाष्पीकरण अधिक होगा लवणता अधिक होगी। और महासागरीय धाराएं, ठंडी धाराओं में लवणता कम तथा गर्म धाराओं में अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र में नीचे जाने पर तापमान की किन परतों का सामना करते हैं? आपको गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है? तो देखिए, समुद्र से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर तापमान में किन परतों का सामना करेंगे? तो प्रथम स्तर में क्या होता है, यहाँ पे प्रथम स्तर दे रखा है, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। ठीक है, टोटल 3 है। तो देखिए, समुद्र में हजारों प्रकार के जीव जंतु एवं अन्य तत्व समाहित है जो कि समुद्री तापमान के द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो समुद्री तापमान है उसमें क्या आता है, बदलाव आता रहता है। समुद्र में नीचे जाने पर निम्नलिखित परतों का सामना होता है। सबसे पहला जो फर्स्ट लेवल, प्रथम स्तर, इसमें ये महासागरीय जल का सबसे ऊपरी गर्म स्तर प्रदर्शित करता है। इसकी मोटाई लगभग जो है 500 मीटर होती है और यहाँ तापमान जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य के बीच जो है रहता है। द्वितीय स्तर में यह थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है। इसकी विशेषता गहराई बढ़ने के साथ तीव्र गति से तापमान घटता है। ठीक है, और ये 500 से लेके 1000 मीटर तक होता है। तृतीय स्तर में यह स्तर बहुत अधिक ठंडा होता है तथा गंभीर सागरीय तली तक जो है विस्तृत होता है। अंटार्कटिका वृत्तों में सतही जल का तापमान जो है 0 डिग्री से के जो है निकट होता है, जो सतह से गंभीर महासागरीय मैदान तक विस्तृत होती है। इसमें ऊष्मा सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं होती बल्कि संचलन द्वारा जो है निचले भागों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी बुक का है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार प्रभावित करता है? कई बार मैंने क्वेश्चन बता रखा है कि जो नौ संचालन है यानी शिप हो गए, जहाज हो गए, पानी वाले जहाज, उनको किस प्रकार प्रभावित करता है ज्वार भाटा? तो देखिए, ज्वार ऊपर उठना, जो पानी है उसका ऊपर उठना क्या होता है, ज्वार, नीचे आना क्या होता है, भाटा। तो पानी ऊपर नीचे होगा तो कोई नाव होगी यहाँ पर, तो नाव ऊपर नीचे होने से तो आगे पीछे बढ़ पाएगी। तो इसी तरह वह अपने बंदरगाहों पर जा पाते हैं और फिर जो है आपस मतलब फिर वही अपनी जगह पे आ पाते हैं। ये सिर्फ ज्वार भाटा के कारण ही हो पाता है। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण करना है आपको। महासागरीय धाराएं हैं उनका गहराई और तापमान के आधार पर।
तो सबसे पहले गहराई के आधार पर कर लेते, तो सतही धारा अथवा ऊपरी धारा और गहरी धारा। महासागरीय जल का 10% भाग जो है सतही जल धारा के रूप में है। ये धाराएं जो है महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। और गहरी धारा महासागरीय जल का 10% तो आपका ऊपर चला गया, बचा 90%, तो वो गहरी जल धारा में आ जाता है। ठीक है, गहरी धारा में आ जाता है। तो 90% भाग जो गहरी जल धारा के रूप में है। यह जल धाराएं महासागरों के घनत्व की भिन्नता के कारण बहती है। अब इसमें तापमान के आधार पर भी पूछा गया था, तो तापमान के आधार पर भी देख लेते। तापमान के आधार पर गर्म है और ठंडी है, दो ही प्रकार की है। गर्म, तो जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। जो गर्म से ठंडे की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं, गर्म। और जो ठंडे से गर्म की ओर चलेगी उसे ठंडी। ठीक है, ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान क्या है, बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम इसका एक उदाहरण है, उदाहरण भी पूछ सकता है आपसे। ठंडी धाराएं देख लेते हैं, तो जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलती है उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों से चलती है वहां का तापमान जो है घटा देती है। लेब्राडोर जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक ठंडी जल धारा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे आते हैं फिर अब आगे क्वेश्चंस पे। पारिस्थितिक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है, तो देखिए विभिन्न हमारे, आप जानते होंगे हमारे जो विश्व है उसमें बहुत तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु है। ठीक है, तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितिक से में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पारितंत्र पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, मतलब उसके अनुकूल ही ढल जाते हैं, अर्थात स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक अनुकूलन। जैसे कि आप देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप देखिए आप जानते होंगे कि कैसे कोई बर्फ में रह सकता है। ठीक है, तो क्या अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। जैसे मछली और पानी में ही जिंदा रह पाते, तो अपने अनुकूल ढाल रखी उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल। जो जंगल में रहते वो अपने अनुकूल ढाल रखे उनको। तो इस तरह जो है इसे ही कहते हैं पारिस्थितिक अनुकूलन। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है परितंत्र क्या है और परितंत्र के प्रकार का आपको वर्णन करना है। तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो उसे परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र के जो दो प्रकार होते हैं, एक स्थलीय परितंत्र, एक जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र में क्या होता है, स्थलीय परितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधे व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी आदि बायोम की प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख परितंत्र में वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल, तट तथा टुंड्रा प्रदेश शामिल है। इनके अलावा जो है ज्वार नदों को प्रवाल भित्ति, महासागरीय नितल भी इसमें शामिल है। जलीय परितंत्र में क्या होता है, जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र के रूप में जो है बांटा जाता है। ठीक है, समुद्री परितंत्र में महासागरीय ज्वार नद, मुख्य प्रवाल भित्ति परितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाबें, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में से नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो नाइट्रोजन चक्र आप जान लीजिए। नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में 79% जैसा कि आपको पता होगा नाइट्रोजन है। कुछ विशिष्ट जीव, मृदा जीवाणु व नीले हरे शैवाल इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है जहां से वह वायुमंडल में पहुंचती है। तो क्या है नाइट्रोजन के स्रोत, तो मैंने आपको बता दिया, जो मिट्टी के नीचे जो सूक्ष्म जीव है उनकी क्रिया होती है, और पेड़ पौधों की जड़ें, रंध्र वाली मृदा, और जहां से वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में चमकने वाली बिजली एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिककरण होता है तथा हरे पौधों में स्वागीकरण होता है। पांचवा है मृत पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा जो है नाइट्राइट में जो है बदल जाते हैं, और कुछ जीवाणु इन नाइट्रेट को दोबारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में जो है परिवर्तित करने में योग्य होते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का नाइट्राइट का जो है नाइट्रोजन में बदलना डीनाइट्राइटकरण कहलाता है।
नाइट्रिटीकरण कहलाता है। अब आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 17वां है। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को बचाने के लिए जो है कौन कौन से उपाय किए हैं? तो देखिए, वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 में बनाया गया था, पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था, नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा की गई, जहां वन्य जीव अपने प्राकृतिक आवास में निर्भय होकर रह सकते हैं तथा प्रजाति का विकास कर सकते हैं। तो इनके लिए 1972 में एक तो नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए और साथ ही इनकी जो जगह है, आरक्षित क्षेत्र है, उसकी भी घोषणा कर दी गई, जहां पे वो आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत सरकार ने ये उपाय की है। 2-3 नंबर में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ऐसे। आगे आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 18वां है। IUCN द्वारा पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो देखिए, सबसे 3 प्रकार की जो है प्रजातियां जो है हम बांटते हैं 3 प्रकार की, जिसमें संकटापन्न प्रजातियां वे प्रजातियां जो कि लुप्त हो जाने का बहुत ज्यादा खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जो है रेड लिस्ट जो है जारी करता है ये। ठीक है, और इससे पता चलता है कि कौन सी, रेड लिस्ट से ही पता चलता है कि कौन सी जो प्रजातियां और संकटापन्न प्रजातियां हैं। सुभेद प्रजातियां वे प्रजातियां जिसमें वे प्रजातियां सम्मिलित होती है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया, यानी जिसे बचाया नहीं गया, तो उनके लुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुरक्षित नहीं है। दुर्लभ प्रजातियां, संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या तो बड़े क्षेत्र में बहुत में विरल रूप से बिखरी हुई है। तो इन 3 प्रकार के में जो है बांटा जाता है प्रजातियों को, किनके आधार पर? IUCN द्वारा जो है पौधे व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। जैव विविधता के ह्रास को जो रोकने के उपाय क्या है? आपको कोई उपाय बताने हैं ह्रास के रोकने के उपाय। तो जैव विविधता को कैसे जो है उसका जो ह्रास हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? तो संकटापन्न प्रजातियां है जो मैंने आपको बताया, जो विलुप्त होने वाले का खतरा है, रेड लिस्ट जारी करता है जिसके लिए IUCN, तो उसको क्या है, हमें बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए, संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाए। यही कर सकते हैं, वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण, कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत ने भी किया ऐसा, और वन्य जीवों एवं पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, व्यापार करते हैं वन्य जीवों और पौधों का, तो उसके ऊपर जो है रोक लगा देनी चाहिए। और भी लिख सकते हो, जंगलों को क्या हो रहा है, जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है, उसको नहीं मना कर देना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो है नियम बना देने चाहिए कि कोई जंगल को नहीं काट सकता। ठीक है, जो भी आवास के क्षेत्र है, जो भी जंगली जानवरों के आवास के क्षेत्र है, उनको पूरी तरह से हमें जो है सुरक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये वन्य जीव। ठीक है, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के जो आर्थिक महत्व है उसको आपको बताना है। आर्थिक दृष्टिकोण की मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? तो आर्थिक महत्व हम देखते हैं इसका, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में देखा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में होता है। जैव संसाधनों की यह परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही ये संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद है जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। तो ये बात सही है कि हमें जो कोई भी, देखिए, दवाई किसी एक चीज से नहीं बनती है, या कोई भी हम जो खाते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोई एक चीज नहीं है। जैसे पशु हो गया, फसलें हो गई, ठीक है, वन संसाधन हो गए, मत्स्य मछली हो गई, दवाई हो गई, ये सब क्या है, हमें जो इन्हीं की वजह से तो मिलती है। जब जैव विविधता होगा जब ही ये मिल पाएगी। और इससे जो है हम जो है फसलें आप देखेंगे तो उससे हम क्या है, बेच भी सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं। पशुओं का भी यही है, वन संसाधन का भी यही होता है, मत्स्य मछली पालन, साथ ही आप उसका व्यापार करना, और भी दवाई वाई आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर्थिक महत्व था इसका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये थे आपके जो है
20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है 20 जो लिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आप जरूर जो है करके जाए। ये आपकी जो है फर्स्ट बुक से मैंने आपको करवा दिया है, जो भी आपके फर्स्ट बुक से 20 क्वेश्चन निकले हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी बुक का नाम था, फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल वाली थी आपकी, भौतिक भूगोल वाली। और ये आपका ज्योग्राफी का जो है फर्स्ट बुक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। सेकंड बुक का वीडियो जो है आपको वीडियो कल मिल जाएगा, कल जो है आपको टुमारो जो है देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिस पेपर जो है जरूर देख ले। प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 प्रैक्टिस पेपर आपके करवा दिए गए हैं, तीनों प्रैक्टिस पेपर को देख लो। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस है आपके, जो भी चैप्टर्स आ रहे टर्म 2 में, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवा दिए गए हमने ज्योग्राफी का पूरा, तो जरूर देख लो। और ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। आपका पेपर 11 तारीख को है। और मैं बच्चों को बता दूं कि ज्योग्राफी का जैसे आपकी पेपर हो जाए, जियो का ज्योग्राफी का जैसे ही पेपर हो जाए, आप मुझे जो है इंस्टा का लिंक जो है आपको मुझे नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में ना मिले तो दूसरी वीडियोस में देख लेना, वहां पे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप जाके मुझे ना ज्योग्राफी का आपका पेपर जब हो जाए करे, तो वहां पे मुझे आप पेपर सेंड कर देना अपना पीडीएफ फॉर्म में। मैं उसका सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है पीडीएफ मिल नहीं पाता है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत कम बच्चों के पास, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं होता है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में तो होता ही नहीं है, इवनिंग शिफ्ट में भी होता है, तो काफी बच्चों के मतलब मिल नहीं पाता है मुझे। तो इंस्टाग्राम पे आप जो मुझे पीडीएफ सेंड कर सकते हो, वहां से मुझे इजीली मिल जाएगा, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना दूंगा। तो ये था आपका जो है 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट बुक से निकलने वाले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे जो है आपको राइट साइड में सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे आप हमारे आने वाली जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।